हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला आयोग के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसी टॉपिक के बारे में जिसे हम बात करने वाले हैं आज, महिला आयोग के बारे में, तो हमें सोचना चाहिए कि यह महिला आयोग क्या होता है, क्या इसकी अपनी संरचना होती है, क्या इसके अपने उद्देश्य रहते हैं, किस प्रकार के कार्य करता है। ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठने चाहिए। मतलब स्वयं को ही हमें स्वयं से पहले प्रश्न पूछ लेने चाहिए किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं महिला आयोग की, तो देखिए, अब महिला आयोग के बारे में बात करें उससे पहले एक बात मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि यदि हमें किसी भी समाज के बारे में, किसी भी सभ्यता के बारे में या फिर किसी भी संस्कृति के बारे में जानना है तो हमें उस काल की महिलाओं की भी जानकारी लेनी चाहिए। मतलब उनका भी ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं भारत के महिला आयोग के बारे में। अब भारत के महिला आयोग के बारे में हम बात करें तो हम सीधे सीधे पहुंच जाते हैं भारतीय इतिहास की ओर, और भारतीय इतिहास में हम पहुंच जाते हैं कहां पर? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता जो है वह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कही जाती है। ठीक है, इसे ही भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। अगर इस हड़प्पा सभ्यता के समाज की हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वह कैसा था? वह मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? तो यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्हें अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। फिर हम पहुंच जाते हैं कहां पर? ऋग्वैदिक काल में। इस ऋग्वैदिक काल में हम देखें तो इस ऋग्वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। यहां पर महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार भी प्राप्त था। मतलब यहां पर महिलाएं यज्ञोपवीत भी धारण कर सकती थी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे समय बदलता जाता है और समय आता है उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, इस उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है? महिलाओं की स्थिति गिरने लगती है। देखिए, समय अपनी करवट बदल रहा है और महिलाओं की स्थिति अब खराब होने लगी है। यहां पर महिलाओं से जो उपनयन संस्कार का अधिकार हुआ करता था वह उपनयन संस्कार का अधिकार भी छीन लिया जाता है। यहां पर महिलाओं को उपभोग की एक वस्तु समझा जाने लगा है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि महिलाओं की स्थिति अब खराब हो रही है। अब देखिए, हम और आगे चलते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। यहाँ पर आक्रमणों के चलते बहुत सारे लोग मारे जाते थे, बहुत सारे राजा भी मारे जाते थे। तो हमारे भारत में एक धार्मिक प्रथा मौजूद थी जिसे कहा जाता था सती प्रथा। ठीक है, ये सती प्रथा क्या होती थी? तो देखिए, ऐसी महिलाएं जिनके पति मर जाते थे उन्हें क्या करना पड़ता था? उन महिलाओं, उन पति की चिता के साथ ही स्वयं को आत्मदाह कर लेना पड़ता था। इस प्रकार की प्रथा हमारे यहाँ पर मौजूद थी। मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। अब इस सती प्रथा की यदि हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें दिखता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और राणा रतन सिंह को हरा देता है, तब यहाँ पर वहां की जो रानी थी पद्मिनी, उसके द्वारा जोहर कर लिया जाता है। देखिए, इस सती प्रथा का सबसे बड़ा प्रमाण हमें वहां देखने को मिलता है। इस सती प्रथा का अंत तो अंग्रेजों के समय से ही कर दिया गया था। भारत के एक समाज सुधारक हुए जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। इन राजा राम मोहन राय के द्वारा अथक प्रयास किए गए इस सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। और उस समय हमारे यहाँ पर जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। इस विलियम बेंटिंग के द्वारा
4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर भारत से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। अब क्या इस सती प्रथा को समाप्त कर देने से भारत में महिलाओं की स्थिति सुधर गई थी क्या? तो नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो भारत का समाज है वह कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस पितृसत्तात्मक समाज में भारतीय जो महिलाएं हुई हैं उन्हें काफी संघर्ष से यहाँ पर गुजरना पड़ा है। ठीक है, तो किस प्रकार के संघर्षों से यहाँ पर भारतीय महिलाएं गुजरी हैं? तो देखिए आज भी हम देखते हैं बहुत सारे बलात्कार होते हैं, दहेज प्रथा के लिए प्रताड़ित किया जाता है। फिर देखिए तो स्त्रियों की अशिक्षा यहाँ पर मौजूद रहती है। और देखा जाए तो बहुत सारी महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार के यहाँ पर संघर्ष से गुजरना पड़ता है किनको? भारतीय महिलाओं को। और हम क्या देखते हैं कि जो हमारे भारत का संविधान है और उस संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे हम भारतीय संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना स्वयं क्या करती है कि यहाँ पर बात करती है अवसर की समानता की। अगर हम देखें तो क्या भारत में अभी भी अवसर की समानता है? तो नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें अभी भी विडंबना है। फिर बात करी जाए भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, उस भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। इस मौलिक अधिकार में भी क्या कहा गया है कि हम लैंगिक रूप से भेदभाव नहीं करेंगे। इस प्रकार का मौलिक अधिकार भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अभी भी स्पष्ट रूप से हम यह नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाता है। स्त्रियों को कुछ तुच्छ नजर से भी आज भी देखा जाता है। तो देखिए अब हमने क्या करा, भारतीय संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए वर्ष 1990 में, कब? वर्ष 1990 में एक महिला अधिकार आयोग अधिनियम 1990 को पास किया और इसी के तहत 31 जनवरी, कब? 31 जनवरी 1992 को महिला आयोग का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से जाना जाता है। अब बन गया हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग। तो देखिए क्या यह महिला आयोग संवैधानिक है क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल भारतीय संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए यह संवैधानिक तो नहीं है। संवैधानिक तो इसे हम नहीं कह सकते। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इस अधिनियम के तहत इसे बनाया गया है, इसलिए यह कैसा आयोग होगा? तो यह एक सांविधिक निकाय होगा। कैसा होगा? सांविधिक। संवैधानिक तो इसे हम नहीं कहेंगे, कैसा निकाय कहेंगे? सांविधिक निकाय कहेंगे। तो इसकी प्रकृति कैसी हुई? सांविधिक, मतलब यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, अब बात आती है कि इस महिला आयोग के क्या अपने उद्देश्य रहे होंगे। ठीक है, महिला आयोग के उद्देश्यों को अब हम जानते हैं कि किस उद्देश्य से यह महिला आयोग बनाया गया होगा। ठीक है, उद्देश्य की यदि हम बात करें तो देखिए क्या उद्देश्य हो सकते हैं। मेन इसका जो मुद्दा रहेगा वह यही रहेगा कि महिलाओं को अधिक से अधिक संरक्षण प्राप्त करना और उनको अपने अधिकार दिलाना। ठीक है, अब महिलाओं के अधिकारों का क्या करेगा? यह प्रतिनिधित्व करेगा। अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य रहेगा। साथ ही साथ महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं और जो भी चिंताएं हैं उनके खिलाफ इसको क्या करना पड़ेगा? अब आवाज उठाना पड़ेगा। इसीलिए यह आयोग बनाया जा रहा है।
और क्या इसके उद्देश्य रहेंगे? तो अगर हम इसके उद्देश्य को देखें तो यहाँ पर वर्तमान समय में महिलाओं के समक्ष जो भी चुनौतियां हैं, आने वाली चुनौतियां हैं, उनके समाधान हेतु क्या करना? सरकार से सिफारिश करना। और बात आती है और क्या उद्देश्य रहेंगे? तो समय समय पर भारतीय महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। स्थिति का क्या करेगा? यहाँ पर मूल्यांकन करेगा। तो इस प्रकार के उद्देश्य लेकर चलेगा कौन? यह महिला आयोग। ठीक है, अब महिला आयोग के उद्देश्यों के बाद हम क्या जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से मिलकर बना होगा यह महिला आयोग। अर्थात अब हमें जानना होगा कि कैसी इसकी संरचना होगी। इस महिला आयोग की संरचना को अब हम जानेंगे। ठीक है, संरचना की यदि यहां पर बात हम करें तो देखिए, जो महिला आयोग अधिनियम 1990 पास किया गया है उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि इसका जो गठन रहेगा वह कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार इस महिला आयोग का गठन करेगा। अब इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होंगे? तो सबसे पहला जो सदस्य होगा वो कौन होगा? अध्यक्ष। अब देखिए, अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता की क्या बात कही गई है? तो कहा गया है साफ साफ कि केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट, केंद्र सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति होगा जो महिला के हित हेतु समर्पित हो। काय के लिए समर्पित हो? महिलाओं के हित हेतु समर्पित हो। यहां पर एक अध्यक्ष होगा और उसके बाद यहां पर 5 अन्य सदस्य होंगे, वह भी अशासकीय सदस्य होंगे। तो इन 5 सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगी। ठीक है, और केंद्र सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति कैसे होंगे? सत्यनिष्ठ होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए। कैसे? सत्यनिष्ठ, प्रतिष्ठित, सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए, यहां पर इनको स्वास्थ्य और शिक्षा का भी अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार के 5 व्यक्ति चुने जाएंगे और इन 5 व्यक्तियों में से जो 2 सदस्य होंगे, एक एससी का होगा और एक एसटी का होगा। मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के अलग अलग एक एक सदस्य होना यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। ठीक है, और कौन यहाँ पर सदस्य शामिल होगा? देखिए, 6 सदस्य हो गए हैं अशासकीय, यहाँ पर एक शासकीय सदस्य की बात भी कही गई है और कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट एक महिला आयोग का कौन होगा? सचिव होगा। इस सचिव की भी अपनी क्या योग्यता रहेगी? तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि वह सामाजिक आंदोलनों का विशेषज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामाजिक आंदोलन का विशेषज्ञ होना चाहिए, या तो फिर सिविल सेवा, या तो फिर कहें अखिल भारतीय सेवा। इन दोनों में से किसी का भी अच्छा खासा उसे अनुभव होना चाहिए। सिविल सेवा में हो चाहे अखिल भारतीय सेवा में हो, उसे समुचित रूप से इसका अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस महिला आयोग की संरचना रहेगी, जिसका गठन कौन कर रहा है? यहाँ पर तो केंद्र सरकार कर रही है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अपने क्या कार्य रहेंगे। महिला आयोग के कार्य क्या रहेंगे? इस महिला आयोग के
कार्य की अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार के कार्य यह महिला आयोग करेगा। तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि जितने भी संविधान में कानून बनाए गए हैं या फिर जो अन्य कानून भी बनाए गए हैं जिनका उपबंध क्यों किया गया है, महिलाओं की रक्षा के लिए किया गया है, महिलाओं की संरक्षा के लिए किया गया है, उनकी जांच करना यहाँ पर किसका कर्तव्य होगा, कार्य होगा, तो इस महिला आयोग का कार्य होगा। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि जितने भी कानून हैं इनको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करवाने की सिफारिश भी कौन करेगा, प्रभावी रूप से इनका क्रियान्वयन हो, ऐसी सिफारिश करने का कार्य भी रहेगा इस महिला आयोग का। फिर तीसरी बात यहाँ पर आती है कि जो महिला है उनकी सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु यहाँ पर क्या करना, योजना बनाने में इसको भागीदारी देना होगी। जब केंद्र सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएगी तो उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। महिलाओं के सामाजिक और कौन सा विकास, आर्थिक विकास, इसके लिए यहां पर क्या करना है, भागीदारी सुनिश्चित करना जब केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है। और क्या कार्य करेगा, तो देखिए जो जेल रहती है या फिर कहें रिमांड गृह, जहां पर महिलाओं को संरक्षित रखा जाता है, अगर महिला आयोग को ऐसा लगता है कि वहां पर उनके अधिकारों का कुछ उल्लंघन हो रहा है तो यहां जेल या रिमांड गृह में जाकर यह जांच भी कर सकता है। इस प्रकार के कार्य भी कौन करेगा, तो महिला आयोग ही करेगा। अब बहुत सारी शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों पर विचार करना, साथ ही साथ जो महिला अधिकारों से वंचन हो रहा है, जिन महिलाओं के अधिकारों का जो वंचन हो रहा है, शिकायत की जांच करना और महिलाएं जो अपने अधिकारों से वंचित हो रही है उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए सरकार से सिफारिश करना, ठीक है, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए क्या करना है, यहां पर सरकार से सिफारिश करना। साथ ही साथ संवर्धन या अनुसंधान के क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य करना जिससे कि हम यह उपाय दे सकें कि महिलाओं को किस प्रकार से अधिकार दिया जाना चाहिए या फिर कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा भी यहाँ पर देने में भूमिका निभा सकता है कौन, महिला आयोग। महिलाओं में जागरूकता फैलाना अपने अधिकारों को लेकर, क्या करना, जागरूकता फैलाना अपने अधिकारों को लेकर। तो इस प्रकार के अगर कार्य करेगा यहाँ पर महिला आयोग तो महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, इस महिला आयोग के कार्य। अगर प्रश्न बनता है कि महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख कीजिए तो हम इसे बता सकते हैं 50 शब्दों में कहें या फिर 100 शब्दों में, तो महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि इस महिला आयोग के पास क्या अपनी शक्तियां हैं, ठीक है। महिला आयोग की शक्ति के बारे में हम बात करना चाहें तो देखिए इसकी क्या अपनी शक्ति होती है। सबसे पहली बात होती है कि जो ये महिला आयोग है इसे किसी भी मामले की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है। अब सिविल न्यायालय का अगर इसे दर्जा प्राप्त हो गया तो यह क्या क्या काम कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है या फिर उसे वहां पर उपस्थित होने के लिए कह सकता है कि तुम्हें यहां हाजिर होना है, समन जारी कर सकता है या फिर हाजिर होने के लिए कह सकता है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के दस्तावेजों को पेश करना है तो उन दस्तावेज को
पेश करने की घोषणा भी कर सकता है। कौन? महिला आयोग। फिर और क्या काम कर सकता है? तो शपथ पत्रों पर अगर इसे साक्ष्य प्राप्त करना है, शपथ पत्रों पर अगर साक्ष्य प्राप्त करना है तो साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति भी महिला अधिकार आयोग को प्राप्त है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना। और क्या बात आती है यहां पर? तो देखिए, अगर न्यायालय हुआ या फिर अन्य कोई कार्यालय हुआ, वहां से किसी प्रकार का अभिलेख की अगर मांग करनी है या फिर उसकी फोटोकॉपी मंगवानी है तो उसकी भी अपेक्षा कर सकता है यह, ठीक है, कि हाँ हमें यह अभिलेख आप प्रोवाइड कराइए। इस प्रकार की शक्ति होती है इस महिला आयोग की, ठीक है। क्या शक्ति के साथ साथ इसके समक्ष अभी भी कुछ चुनौतियां हैं क्या? तो जी हाँ, अभी भी इसके समक्ष कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, तो उन चुनौतियों को भी हम जान लेते हैं। चुनौतियों की यदि हम बात करें तो सबसे प्रमुख चुनौती इसके सामने जो है कि इसे किसी भी प्रकार की ठोस या विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। ठोस या फिर कहें विधायी शक्ति इसे प्राप्त नहीं है। इसके समक्ष सबसे प्रमुख चुनौती है। अब यह क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। यह सिर्फ और सिर्फ सिफारिश कर सकता है। अपने कार्यों को या फिर जो अपने निर्णय लेते हैं यह उसको लागू करवाने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। अपने निर्णयों को लागू करवाने हेतु यह किसी को बाध्य नहीं कर सकता। और क्या चुनौती है इसके समक्ष? तो देखिए, यहां पर इसके जो सदस्य होते हैं, अभी हमने देखा था कि इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसके सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है। तो आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। आयोग स्वयं अपने सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर नहीं कर सकता है। और क्या चुनौती है इसके समक्ष? तो अगर हम अगली चुनौती देखें तो इसके पास वित्त का भी अभाव रहता है, और वित्त के लिए यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वित्त के लिए। अब अगर वित्त के लिए केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसकी जो स्वतंत्रताएं हैं उन स्वतंत्रताओं के साथ यहां पर केंद्र सरकार समझौता कर सकती है, ठीक है। और क्या चुनौती रहेगी इसके सामने? तो हम देख रहे हैं कि महिलाओं को अपना अधिकार दिलाने के लिए यह आयोग कार्य कर रहा है, किंतु अभी भी यह आयोग संवैधानिक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह संवैधानिक आयोग नहीं है, मतलब यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इन तमाम प्रकार की चुनौतियां आज भी मौजूद है इसके सामने, ठीक है। अब बात आती है कि क्या हम अपनी तरफ से इसे कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या? तो अगर हम सुझाव की बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात हमने क्या देखा था कि इसको अपनी ठोस और विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है, अपने निर्णयों को लागू करवाने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता। तो हम अपनी ओर से सुझाव देते हुए कह सकते हैं कि इसके निर्णयों को केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए। कैसे? बाध्यकारी रूप से लागू करना चाहिए, मतलब इसे एक ठोस और विधायी शक्ति प्रदान करनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि आयोग को अपने सदस्यों को चुनने का स्वयं का अधिकार होना चाहिए। सदस्यों को चुनने का क्या होना चाहिए? स्वयं के पास अधिकार होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो देखिए इसे एक संवैधानिक निकाय बनाना चाहिए, ठीक है। और कहें कि महिलाओं के अधिकारों को प्रदान करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए क्या इसे करना चाहिए? तो जो लड़के रहते हैं उन लड़कों में
इसके सुझाव में हम बात करें तो लड़कों में लैंगिक समानता की जो शिक्षा है वो प्रदान करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जा सके और स्त्रियों के अपने अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार के सुझाव भी हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए हैं। अब बात आती है कि कुछ फैक्चुअल प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो महिला अधिकार आयोग है उस आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल की यदि हम बात करते हैं तो इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह इस अधिनियम में साफ साफ लिखा गया है कि 3 वर्ष से अनाधिक, मतलब 3 वर्ष से अधिक यहां पर इनका कार्यकाल नहीं होगा, 3 वर्ष ही इनका कार्यकाल होगा। अगर इस 3 वर्ष के पहले भी यह अपना त्यागपत्र देना चाहें तो यह अपना त्यागपत्र किसको देंगे? केंद्र सरकार को देंगे। किसे देंगे अपना त्यागपत्र? यहां केंद्र सरकार को। अब बात आती है कि क्या केंद्र सरकार भी इन्हें हटा सकती है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल केंद्र सरकार भी इन्हें हटा सकती है। तो केंद्र सरकार इन्हें कैसे हटा सकती है? केंद्र सरकार के द्वारा हटाने की यदि हम बात करें तो उसी शर्त पे हटाएगी जब न्यायालय द्वारा इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दूसरी बात, यह अपने कार्य को करने में असमर्थ हो। तीसरी बात आती है अगर इसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो और अगर लगातार 3 अधिवेशन में, कितने? 3 अधिवेशन में बिना परमिशन के यह अनुपस्थित रहा हो। तो इन तमाम मुद्दों पर यहां पर केंद्र सरकार हटा सकती है इसे, बट जिस व्यक्ति को हटाना है उस व्यक्ति को सुनवाई का मौका पहले दिया जाएगा, इसी आधार पर यहां पर हटाया जाएगा। इसका कार्यकाल यहां पर 3 वर्ष रहेगा और त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसे देगा? केंद्र सरकार को देगा। और हटाने की जो सिचुएशन है वो हमने यहां पर देख ली है कि दिवालिया घोषित हो जाने के पश्चात अगर अपने कार्य को करने में असमर्थ रहने में, या फिर कहें कि अपने पद का उसने दुरुपयोग करा है जिससे कि क्या हुआ है, किसी व्यक्ति का अहित हुआ है। ठीक है, और अगर कंटिन्यू वह क्या हुआ है, अनुपस्थित हुआ है 3 अधिवेशन में बिना परमिशन के, तो इन आधारों पर इन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब और कुछ फैक्चुअल प्रश्न यदि हम जाने तो देखिए यहां पर अगर यहां पर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस महिला आयोग की स्थापना कब हुई, तो हम क्या कहेंगे? 31 जनवरी 1992 को। यह कैसा निकाय है? तो यह एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? यह एक सांविधिक निकाय है। फिर पूछ लिया जाए कि इस महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो इस महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी सुश्री जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक यहां पर इस महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? तो इसकी वर्तमान अध्यक्ष है श्रीमती रेखा शर्मा। रेखा शर्मा ने किसका स्थान लिया है? तो रेखा शर्मा ने वर्ष 2018 में ललिता कुमार मंगलम का स्थान लिया है। ललिता कुमार मंगलम। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में जो महिला आयोग बना है, राज्य का महिला आयोग, उसका गठन कब किया गया? तो हम देखते हैं कि जो राज्य महिला अधिकार मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का राज्य महिला अधिकार आयोग अधिनियम 1995
पारित किया गया और उसके तहत इसकी जो स्थापना की गई है वह की गई है 23 मार्च 1998 को। कब की गई है इसकी स्थापना? 23 मार्च 1998 को इसकी स्थापना की गई है। अब पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की जो महिला आयोग है उसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष है उसका नाम है शोभा ओझा। क्या नाम है? शोभा ओझा। अगर यहां पर पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की जो महिला आयोग है उसके वर्तमान में सचिव कौन है, तो उसके वर्तमान सचिव हैं गोपाल रेड्डी। कौन है? गोपाल रेड्डी। और इंडिया लेवल पर बात कर ली जाए कि राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग की जो वर्तमान सचिव कौन है, तो वर्तमान सचिव यहां पर कौन है? मीता राजीव लोचन। कौन है? मीता राजीव लोचन। इस प्रकार के प्रश्न यहां पर प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हमने जान लिया इसके कार्यों को, संरचनाओं को, उद्देश्यों को, और कुछ फैक्चुअल प्रश्न थे उनको भी हमने जान लिया। साथ ही साथ इसके नोट्स की बात आती है तो इसके जो नोट्स रहेंगे वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगी उसमें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ताकि आप इससे क्या कर सके, अपना रिवीजन भी साथ साथ कर सके। और उत्तर लेखन का कार्य आपको करना है तो उसमें कुछ प्रश्न भी हम ऐड कर देंगे ताकि आप उन प्रश्नों का उत्तर भी लिख सके। ठीक है, धन्यवाद।